डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे तमिलनाडु के बारे में। यहां पर भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की लक्षद्वीप की, तो यहां पर गरज के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब बात कर लेते हैं केरल की, तो यहां पर भी कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, जायजा लेते हैं ओडिशा का। यहां पर कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और अंत में अब आइए बात करते हैं मराठवाड़ा की, तो यहां पर भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट यानी कि मौसम की चेतावनी के बारे में लेते हैं विस्तार से जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने के साथ गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। तेलंगाना में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने मौसम अलर्ट की विस्तार से तमाम जानकारियां जो है वो हासिल की हैं। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब विस्तार से बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां से। फिलहाल तो आपको बताएं, हम यहाँ पर तो लेह लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में फिलहाल के लिए बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड में लेकिन कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अगर बात करें उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों की, तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो भी यहाँ पर भी जो है वो मौसम आमतौर पर साफ बना रहेगा। बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जहां मौसम साफ देखा जा सकता है, बरसात नहीं होगी। वहीं बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। ओडिशा में लेकिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो शेष राज्य हैं यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। अब आइए जल्दी से रुक कर लेते हैं, हम यहाँ पर दक्षिण भारत का जायजा लेते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ काफ़ी जगह जो है वो बरसात होने की संभावना है, कई जगह बरसात हो सकती है। ठीक उसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कई जगह वर्षा होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, इसके साथ ही जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी वर्षा संभव है। पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में जो है वो बरसात हो सकती है। कच्छ और सौराष्ट्र में मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुजरात में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। यहाँ पे पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि हमने आपको विस्तार से बताया कि कहां कहां पर हो सकती है बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी है जो है वो मौसम साफ रहेगा। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में जो है वो वर्षा हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे थे पिछले 24 घंटों के दौरान।
इसके साथ ही दक्षिण भारत में लगातार जो है वो वर्षा का सिलसिला जारी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के जो हमारे भीतरी हिस्से हैं, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के, उसके साथ ही कर्नाटक के जो हमारे तटीय इलाके हैं वहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली थी। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई थी। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे, यानी कि इन जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। ये हमने आपको जानकारी दी मौसम के चाल के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान के हाल की, यानी कि अब हम आपको बताने वाले हैं पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार की रही है। और इसी सिलसिले में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं अधिकतम तापमान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान में। लेह लद्दाख के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो इसी तरीके का तापमान दर्ज हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी भारत की, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी जो है वो अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सहित त्रिपुरा में भी जो है वो इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ ही यहाँ पर असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत का, तो तटीय आंध्र प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मापा गया है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसी रही है ये तापमान की स्थिति। तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है वो 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर जायजा लेते हैं हम विदर्भ का, तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। कोंकण और गोवा में भी इसी तरीके की अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में सबसे अधिक तापमान जो है वो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बारी आती है कि हम आपको बताएं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति भी किस प्रकार की रही। शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गिलगित से। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। हरियाणा, इसके साथ ही राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत का अगर हम यहाँ पर रुख करें तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में जो अधिक न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक इन राज्यों में जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा है। इसके बाद अब आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान सबसे कम जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब जायजा ले लेते हैं देश भर के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति का।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटे के वापस कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि का और उनसे देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 247 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया, जो भी औसत की श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ सूचकांक 138 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। और अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जाना। और अब वक्त आ गया है पर्यटन पूर्वानुमान का। तो आइए हम आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में देश के अलग अलग शहरों में जो है वो किस प्रकार का रहने वाला है मौसम और कैसा रहने वाला है तापमान का हाल। अगर आप रुख कर रहे हैं देश के किसी भी हिस्से का, तो वहाँ का तापमान का हाल और इसके साथ ही वहाँ पर किस तरीके का मौसम रहने वाला है अगले 4 दिन, ये हम आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। तो पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको देते हैं कुछ विस्तार से जानकारियाँ कि देश के अलग अलग शहरों में अगले 4 दिन जो है वो मौसम का हाल किस प्रकार का रहेगा, जिससे कि आप अगले 4 दिन जो अगर आप किसी शहर का रुख कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कैसे जो है वो सावधानियाँ बरत सकते हैं, किस प्रकार के जो है वो आप कपड़े लेकर जा सकते हैं, कौन कौन सी जो है वो आप सहूलतें लेके जा सकते हैं अपने साथ। तो अगर आप अपने परिवारजनों के साथ कुछ जो हमारे पर्यटन स्थल हैं अगर आप उनका रुख करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर अगले 4 दिन किस प्रकार का रहने वाला है मौसम और कैसा रहेगा तापमान। तो आइए करते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू की। तो यहाँ पर अगले 4 दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। यहाँ पर अगले 4 दिन अधिकतम तापमान यहाँ पर रहने वाला है 29 डिग्री सेल्सियस बिना किसी फेरबदल के। न्यूनतम तापमान शुक्रवार को होगा 17 डिग्री सेल्सियस। शनिवार से लेकर सोमवार तक 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और हो जाएगा न्यूनतम तापमान यहाँ पर जम्मू का 18 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब रुक करते हैं हम नैनीताल का उत्तराखंड के। तो शुक्रवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर भी जो है वो मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं अगले 4 ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस बिना किसी फेरबदल के। न्यूनतम तापमान में भी किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं। अगले 4 ही दिन 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है।
ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। तो अभी हमने नैनीताल का रुख किया, इसके साथ ही अब आइए हम आपको ले चलते हैं लखनऊ की ओर। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर भी मौसम जो है वो साफ रहेगा। बरसात की फिलहाल जो है वो कोई उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं। शुक्रवार और शनिवार को होगा 33 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को होगा 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शुक्रवार को होगा 20 डिग्री सेल्सियस, शनिवार से लेकर सोमवार तक होगा यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि होगी 1 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में। अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आएगी 1 डिग्री की गिरावट। रविवार और सोमवार को हो जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार को, उसके बाद आगे आने वाले तीनों ही दिन रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी फेरबदल के 1 डिग्री की गिरावट आएगी न्यूनतम तापमान में। अब यहाँ पे हम रुक कर लेते हैं गैंगटॉक का, सिक्किम के। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक हम आपको बता रहे हैं तापमान और मौसम का हाल। यहाँ पर मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 24, 23 और 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान शुक्रवार को होगा 14 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और सोमवार को बिना किसी फेरबदल के होगा 13 डिग्री सेल्सियस, यानी कि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। जल्दी से रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत का। मदुरई की अगर बात करें, जैसे कि हमने आपको मौसम पूर्वानुमान में भी बताया था, लगातार दक्षिण भारत में जो है वो मौसम बरसात का सिलसिला जारी है। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बरसात होगी। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 34, 33 और 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24, 25 और 26 डिग्री सेल्सियस। तो तमाम जानकारियां हम आपको पर्यटन पूर्वानुमान की इस वक्त जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो है वो यहाँ पर बरसात होगी और यहाँ पर अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो होगा 25 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन और न्यूनतम तापमान होगा 17 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन। तो यहाँ पर अगर आप केरल का रुख कर रहे हैं तो यहाँ पर आप तमाम जो है वो सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में लगातार बरसात का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे आने वाले 4 दिन जो है वो बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 35, 34 और 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 1-1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान लेकिन चारों दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस बिना किसी फेरबदल के। यह हम बात कर रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, हम आपको जानकारी दे रहे हैं देश में कहां कहां आप जा सकते हैं अगले 4 दिनों के मौसम का हाल। राजस्थान के माउंट आबू आइए आपको ले चले। यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन जो है वो मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार को, शनिवार से लेकर सोमवार तक होगा 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शुक्रवार से लेकर रविवार तक होगा 14 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को आएगी 1 डिग्री की गिरावट और हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान। इसके बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं उज्जैन का, मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर आगे आने वाले 4 दिन जो है वो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान एक जैसे चारों ही दिन बने रहने की उम्मीद है, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 21, 22, 20 और 19 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जो है वो हो सकता है। यह हमने आपको जानकारी दी है उज्जैन की, मध्य प्रदेश के उज्जैन का। अगर आप रुक कर रहे हैं वहां पर आगे 4 दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही अब आइए बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी फसलों की जो है वो अच्छी पैदावार मिलती है। इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे जानते हैं अभी कौन कौन से समसामयिक कार्य अब आपने अपने खेतों में करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। गुजरात में ही किसान अरंडी और कपास की फसलों की समयानुसार सिंचाई करें। सौराष्ट्र में अजवाइन, अरंडी, चना, सरसों और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में किसान धान, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, बाजरा और प्याज की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। वहीं यहां इस मौसम में ज्वार और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सोयाबीन, ज्वार और बाजरा की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहां इस मौसम में प्याज की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ के किसान सोयाबीन, ज्वार, कपास और मक्का की कटाई कर लें।
यहाँ इस समय अलसी और प्याज की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान हल्दी को जड़ सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ इस समय मक्के की पकी फसलों की कटाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का और अरंडी की बुवाई कर लें। वहीं तमिलनाडु के किसान गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान और मूंगफली की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। केरल में इलायची के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो अभी आपने हमारे एआई एंकर क्रिश से जाना कि कौन कौन से समसामयिक कार्य अभी आप अपने खेतों में कर सकते हैं, किन फसलों की बुआई कर सकते हैं, किन की कर सकते हैं कटाई। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, टमाटर हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और टमाटर हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। किस तरीके से आप कर सकते हैं टमाटर की खेती और इससे किस तरीके से जो है वो आप आर्थिक लाभ भी हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो आपने जाना टमाटर की खेती के संबंध में कुछ प्रमुख बातें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, किस प्रकार के रोगों और कीटों का प्रकोप इसमें हो सकता है और कैसे आप अपनी फसल को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ये तमाम बातें जानी अभी आपने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट के अंदर। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर मौसम खबर में कोई जानकारी आपसे रह गई है तो आप इस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से
महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। प्रभु श्री राम के कार्य से तुम्हें लंका जाना है हनुमान, माता सीता का पता लगाना है। ये सागर भी तुम्हें नहीं रोक सकता है। पहचानो अपनी शक्तियों को, जागृत करो उन्हें। मैं लंका के सम्राट दशानन रावण का छोटा भाई विभीषण। आप कौन है और कहां से आए हैं? मैं किष्किंधा से आया हूँ। मैं यहाँ माता सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। प्रभु श्री राम की भार्या है माता सीता, जिन्हें आपका भाई रावण कपट पूर्वक हर के यहाँ लंका में ले आया है। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। जब बीज धरती को छूता है तो उसका रंग केवल एक ही होता है, वो है किसान की मेहनत। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी के अंदर में कटौती हुई है। अब चूंकि ये लग रहा है कि इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है वो किसानों की तरफ भी जाएगा, कितना असर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे पर्टिकुलरली देख रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा असर दिखेगा। 7% तो जीएसटी और फर्टिलाइजर पे भी कॉस्टिंग में बहुत फर्क आने वाला है। सोयाबीन मार्केट क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि इस बार सोयाबीन की जो खरीफ क्रॉप है वो इम्पैक्ट होगी। हमारा लोकल मार्केट ही इतना एफिशिएंट है कि हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सरप्लस में हैं तो निश्चित ही हम चाइना की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।